हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री वाला चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन के बारे में, या जिसको हम केवल हंस-डीकर रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। ये एक्सक्लूसिवली बेसिकली आपका जो अल्काइल ब्रोमाइड होता है उसके फॉर्मेशन का ये मेथड है, और कैसे हम लोग इस अल्काइल ब्रोमाइड को बनाते हैं बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन या हंस-डीकर रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। कैसे, आइए जरा देखते हैं। तो आपको बता दें कि जो बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन या हंस-डीकर रिएक्शन है ना, ये आपका मेनली फॉर अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये मेनली अल्काइल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग इस हंस-डीकर या बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां से हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड को बनाने वाले हैं। कैसे, तो मैं आपको बता दूं यहां पे कि सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। देखिए जो फैटी एसिड्स आपके हैं बेसिकली पॉलीमर वाले चैप्टर में ना, इन फैटी एसिड्स के बारे में हम बात करेंगे। यहां पे फैटी एसिड्स से केवल आप इतना समझिए कि फैटी एसिड्स का मतलब हो गया आपका कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि यहां पे हम किसी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज नहीं करेंगे, बहुत लंबी चेन नहीं लेंगे, बट फैटी एसिड का मतलब है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो COOH ग्रुप, आप सभी लोगों को आइडिया होगा। तो अब देखिए हमको सिल्वर साल्ट लेना है। तो जैसे मैं कह दूं कि ये आपके पास दे दिया गया एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लॉन्ग चेन है। यदि एक किसी हिसाब से, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है बेसिकली, तो ये इसके साथ मिल करके, और यदि ये आपका RCOO और Ag का फॉर्मेशन कर ले रहा है, तो यही बेसिकली इसका क्या है, सिल्वर साल्ट। ये क्या हो गया, इसका सिल्वर साल्ट। अच्छा यहां पे देखिए, यदि साल्ट की बात की जाए ना, तो साल्ट का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड। तो यदि एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर पे आप जाएं तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होता है, RCOO और यहां पे O के ऊपर माइनस होता है और Ag के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। ये साल्ट है। आपको पता है कि Ag जो है वो मेटल है, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, और मेटल्स मेनली आपके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये जो Ag है इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आयनिक बॉन्ड है क्योंकि ये क्या है, आपका एक साल्ट है। तो मेनली बेसिकली इसी का हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है। जो सिल्वर साल्ट है इसी का यूज करके, और हम लोगों को RBr का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो यदि मैं बात करूं तो देखिएगा यहां पे हमने ले लिया RCOOAg, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं इसके ऊपर नेगेटिव, और चाहे तो नहीं भी दिखाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे, ठीक है। यदि इसकी रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, ये बेसिकली आपका होता है इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है। किसी मीडियम की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो यहां पे जो मीडियम हमारा होता है वो CCl4 होता है, ये इनर्ट है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। तो हम यहां से देखते हैं, तो देखिए बेटा होगा क्या, यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सबसे पहले इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को सबसे पहले बाहर निकालिए। उसके बाद आपका क्या, ये Ag है और ये Br है। तो एक Ag एक Br के साथ आपका निकल जाएगा। तो मैं इसको Ag और Br को इधर दिखा दे रहा हूं प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, और एक Br जो है इस अल्काइल के साथ आकर के लग जाएगा। तो ये हो गया आपका RBr, और मेनली हमको इसी के बारे में क्या करना था, बात करनी थी, ठीक है, RBr। तो जरा देखिए यहां पे कि ये आपका फैटी एसिड है, सिल्वर साल्ट है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये ब्रोमीन से Br2 से CCl4 की प्रेजेंस में इसका डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से हुआ। एक सिल्वर ब्रोमीन के साथ मिलकर के यहां पे AgBr का प्रिसिपिटेट आपका बना लिया, और एक ब्रोमीन जो है इसके साथ जाकर के जुड़ गया। तो देखिए कितना आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले निकाल दीजिए, CO2 निकल गया, अब बच गया R और Ag। एक Ag एक ब्रोमीन के साथ AgBr, और बचा हुआ एक जो ब्रोमीन है इस R के साथ क्या बना लिया, अल्काइल ब्रोमाइड बना लिया। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बता दें इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि यहां पे देखिए जो हो रहा है रिमूवल ऑफ CO2, और मैं बता दूं कि रिमूवल ऑफ CO2 को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन।
क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। जहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड यदि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है तो हम उसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अच्छा, एक और बात देखिए, ये जो आपका फैटी एसिड था, यदि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी बाहर निकल रही है तो एक कार्बन भी आपका बाहर निकल रहा है। तो कार्बन बाहर निकलने के कारण जो आपका अल्काइल ब्रोमाइड है ना, उसमें एक कार्बन की कमी आ जा रही है। ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से फैटी एसिड से निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है। जब कार्बन बाहर चला गया तो जो आपका अल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है इसमें एक कार्बन की कमी है, क्योंकि यहां पे देखिए R जो अल्काइल रहा ही होगा, यहां पे एक कार्बन था लेकिन यहां पे एक कार्बन नहीं है। इसका मतलब एक कार्बन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन के कारण नंबर ऑफ कार्बन एटम्स decreases in RBr due to removal of CO2 by one कार्बन एटम, by one कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के द्वारा। क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो एक ही कार्बन जाएगा, तो जो भी आपका अल्काइल ब्रोमाइड होगा उसमें एक कार्बन की क्या आएगी, कमी आएगी। तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो आपका RCOOAg है, यदि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास n है तो जो आपका यहां से बनेगा RBr, इसमें जो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे ना वो होंगे n-1। यदि इसमें n है तो इसमें n-1 होगा। एक कार्बन की क्या होने वाली यहां पे कमी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल रहा है तो एक कार्बन आपका बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आपका कार्बन की यहां पे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब जरा देखिएगा, कार्बन की कमी को बेसिकली हम बोलते हैं ना डिसेंट ऑफ चेन, डिसेंट ऑफ चेन। ठीक है, डिसेंट ऑफ चेन का मतलब यह हुआ कि जब किसी रिएक्टेंट से बन रहे प्रोडक्ट में कार्बन्स की कमी आती है तो हम इस प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं डिसेंट ऑफ चेन, और यदि कार्बन आपका बढ़ता है तो उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ चेन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक से कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो एक कार्बन को लेकर के कहां चला गया, बाहर चला गया। मुझे लग रहा है कि यहां तक की पूरी बातें आप सभी लोगों को क्या है, क्लियर है। डिसेंट ऑफ चेन यहां पे हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकली और आपका अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ यहां पे इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 की प्रेजेंस में। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स यदि हम यहां पे देखें, ठीक है, तो एग्जांपल्स यदि इसके मैं आपको दिखा दूं तो देखिएगा यहां पे एग्जांपल्स इसके, जैसे मैं आपसे कह दूं कि यह है आपका CH3COO, यह है Ag, मन करे तो यहां पे प्लस दिखा दीजिए, यहां पे आपका माइनस दिखा दीजिए। ये हो गया आपका Br2 और ये CCl4। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दीजिए, मन करे तो निगेटिव पॉजिटिव दिखाइए, मन करे तो ना दिखाइए, बट जानते रहिए ये साल्ट है, एक सिल्वर का साल्ट है, मेटल है और मेटल आयनिक कंपाउंड बना रहा है साल्ट। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तो CO2 को आपने बाहर निकाल दिया क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अब बचा CH3Ag, तो ब्रोमीन में से एक Br इस Ag को दे दीजिए, तो मैं इसको पहले ही बाहर निकाल दे रहा हूं, ये हो गया आपका AgBr। तो अब बचा एक ब्रोमीन एक CH3, तो यहां पे आपका बन गया CH3Br। अब जरा देखिएगा यहां पे कार्बन कितने थे, एक और एक, दो कार्बन, और यहां पे जो आपका ब्रोमाइड बना है उसमें कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन, तो एक कार्बन की आपकी कमी आ रही है। अच्छा, जैसे मैं कह दूं C2H5COOAg, सेम, तो यहां पे भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये बन जाएगा आपका C2H5 सीधे Br, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल गया और प्लस का यहां पे बन गया आपका AgBr। तो ये बेसिकली है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी बातें आप सभी लोगों के समझ में आ रही होंगी। आइए जरा इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, CCl4 का क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म होपफुली आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा इस वीडियो के साथ। देखिए इसमें होता क्या है, मैं यदि बात करूं RCOO ये Ag, तो हमको सबको पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज।
यदि हमारे पास यहां पे ब्रोमीन दिया हुआ है तो Br2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, यहां पे आयनिक बॉन्ड। तो अब इसके कारण जो Br2 का मॉलिक्यूल है इसमें एक तरीके से आयनिक फ्लक्चुएशन होने लगता है, और आयनिक फ्लक्चुएशन के कारण इसके पास जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बेसिकली अब देखिए होता क्या है कि इसके कारण आयनिक डिसोसिएशन के कारण इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और धीरे धीरे ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। तो ब्रेक होकर के ये Ag और Br एक साथ मिल जाते हैं, तो ये बेसिकली आपका इधर निकल जाता है AgBr, और साथ में एक ब्रोमीन इसके साथ पहले जाकर के जुड़ता है तो ये बनता है RCOO और यहां पे Br। ठीक है, ये भी आपका नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो अब यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड है और यहां पे आयनिक बॉन्ड है, ये Ag+ और ये Br-। पहले यहां पे आयनिक बॉन्ड था, लेकिन अब ब्रोमीन के साथ यहां पे क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, और ये AgBr आपका यहीं से कहां निकल गया, बाहर निकल गया। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस है, इसकी मैकेनिज्म की यदि बात करें ना तो इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो होती है फ्री रेडिकल। ठीक है, आप लोगों को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैं कई जगह पढ़ा चुका हूं। एल्केन्स से सब बेसिकली जब हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पढ़ रहे थे। तो पहले तो आपका यहां पे बेसिकली आयनिक फ्लक्चुएशन हुआ और यहां पे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, Ag हटा, यहां पे Br आके जुड़ा। अब देखिए यहां से अगले स्टेप में इससे आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो RCOO ये Br है, ये देखिए CCl4 की प्रेजेंस के कारण अब देखिए एक्चुअली है क्या कि यहां पे होमोलिटिक बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, और होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन से हमेशा आपको पता है कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे चला जाता है। CCl4 बेसिकली इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करने का काम करता है, एक इनर्ट सॉल्वेंट का काम करता है, और यहां पे देखिए फ्री रेडिकल आपका बना COO पे डॉट और ये बन गया आपका Br पे डॉट। तो ये आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो गया, और यहां पे ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे आया हुआ है क्या चीज, एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आपको पता है कि जो फ्री रेडिकल्स है ना वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण अब देखिए यहां पे होगा क्या कि जो अब आपका RCOO और O डॉट है, तो यहां से तुरंत आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो अब ये फ्री रेडिकल इस अल्काइल के ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे बन गया आपका R डॉट। तो यहां पे अल्काइल फ्री रेडिकल, यहां पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल, अब ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में मिल करके, और ये आपका है अल्काइल फ्री रेडिकल और ये आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये दोनों लोग आपस में मिल करके ये RBr का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा कि इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकली, ठीक है, और आपका यहां पे दोनों फ्री रेडिकल्स मिलकर के RBr का क्या कर लिए, फॉर्मेशन कर लिए, और ये रही इसकी पूरी मैकेनिज्म है इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आई होप कि ये मैकेनिज्म आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। अब जरा देखिएगा ये ब्रोमाइड ही क्यों नहीं क्लोराइड और क्यों नहीं आयोडाइड, उनके साथ क्या होता होगा, जरा उसको भी हम क्या कर लें, देख लें। जैसे मैं कहूं कि RCOOAG ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, यहां पे Cl2 और मैं यहां पे इनर्ट सॉल्वेंट ले ले रहा हूं। अब देखिए Br2 की जगह पे Cl2 हमने ले लिया, तो क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये नोट करके आप सभी लोग लिखेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। यहां पे जो है आपका CO2 निकलता है बाहर, ये CO2 बाहर निकला, उसके बाद से क्लोरीन आपका इस R के साथ आकर के लग गया, RCl बना, ठीक है, देखते हुए चलिएगा, प्लस आपका यहां पे AgCl का प्रिसिपिटेट बन गया। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि द यील्ड ऑफ RCl इज वेरी लेस। ऐसा देखा गया कि जो RCl की यील्ड है ना, इस RCl की अल्काइल क्लोराइड की यील्ड बहुत कम है। अब यील्ड के बारे में आपको जानना हो तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा क्लास 11th के पहले चैप्टर में हमने यील्ड के बारे में बताया है। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में भी हमने कई जगह यील्ड की बात की है। देखिए यील्ड का मतलब यह हुआ कि सपोज दैट मान लीजिए हमने यहां पे क्लोरीन के 50 मॉलिक्यूल लिए, इसके 20 मॉलिक्यूल लिए, हो सकता है कि यहां पे 5 ही मॉलिक्यूल बन रहे हों। आ रही है बात समझ में, इसके 50 ले लिए, इसके 10 ले लिए, 20 ले लिए, 30 ले लिए, मतलब कहने का मतलब यह है कि जितना मॉलिक्यूल हम रिएक्टेंट का ले रहे हैं उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए यही कारण है कि
we cannot prefer this reaction for RCl फॉर्मेशन। ठीक है, यही रीजन है कि हम लोग इस रिएक्शन को ना RCl फॉर्मेशन के लिए प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि यील्ड जो RCl की है वो क्या यहां पे बहुत ही कम है। आल्दो हम इसको भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन जितना रिएक्टेंट लेंगे उसका मैक्सिमम अमाउंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। अच्छा, अब थोड़ा आयोडीन को ले रहे हैं हम यहां पे। ठीक है, आयोडीन को, तो आयोडीन के साथ देखिए क्या हिसाब किताब होता है। तो ये बेसिकली यदि मैं कह दूं कि RCOAG, ये तो पहली बात थी इसमें नोट में, ये नोट की दूसरी बात RCOOAG। यदि I2 हमने ले लिया, यहां पे आपका है CCl4, यहां पे आपने CO2 बना दिया, यहां पे आपने RCl बना दिया और यहां पे आपने AgI बना दिया, तो बता दें कि ये रिएक्शन गलत है, ये आपका होता ही नहीं है, RI बेसिकली है, ये आपका प्रोडक्ट के रूप में बनता ही नहीं है। तो होता क्या है एक्चुअली, तो मैं बता दूं कि इसमें होता क्या है, आपका यहां से बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉन निकल करके, देखिए एक्चुअली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बट यहां पे बनता है एस्टर RCOO और ये बन जाता है R, ये CO2 और यहां से आपका क्या बन जाता है AgI। तो ये बेसिकली रिएक्शन है इसकी। इसको यदि हम यहां से इरेज कर दें, ठीक है, और इसको कंप्लीट यदि हम दिखाएं तो ये बनता है RCOOR प्लस का CO2 और प्लस का AgI। तो यहां पे देखिए फॉर्मेशन हुआ है एस्टर का, RI का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये क्या है आपका एस्टर है। ठीक है, तो यहां से यदि आयोडीन को ले रहे हैं तो ये एस्टर का फॉर्मेशन होगा और इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं सिमोनीनी रिएक्शन के नाम से। ये रिएक्शन है आपकी सिमोनीनी रिएक्शन। ठीक है, जब आयोडीन आपका होगा CCl4 की प्रेजेंस में, सिल्वर साल्ट लेंगे यदि फैटी एसिड्स का, तो आपका फॉर्मेशन होता है एस्टर का सिमोनीनी रिएक्शन। ये बेसिकली आयनिक फ्लक्चुएशन यहां पे माना जा सकता है कि होता है। इसकी मैकेनिज्म कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना समझ लीजिए आप लोग कि आयोडीन होगा तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा। आई होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि हम हर एक अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन की एक नेम रिएक्शन प्योर मेथड बता दिए हैं। जैसे हम अल्काइल क्लोराइड की बात करें तो उसके लिए SOCl2 के साथ डार्जेंस प्रोसेस का नाम लिया हमने। यदि हम अल्काइल फ्लोराइड की बात करें तो स्वार्ट्ज रिएक्शन का नाम लिया अपने पिछले ही लेक्चर में। यदि हम आयोडाइड की बात करें, अल्काइल आयोडाइड की, तो उसके लिए हमने फिनकलस्टीन रिएक्शन का नाम लिया। और यदि हम यहां पे अल्काइल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं तो बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन का नाम लिया। आई होप कि ये सारा का सारा आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इस कोरोना पैंडेमिक में आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू टू ऑल।